नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बीए थर्ड ईयर का पहला पेपर हिंदी साहित्य का इतिहास चल रहा था, जिसमें हमने पिछली क्लास में किया था छायावाद। उसके आगे है आज प्रगतिवाद। प्रगति जो नाम से ही सार्थक है, प्रगति का मतलब तरक्की करना, आगे बढ़ना। तो इसीलिए आधुनिक काल में जो प्रगतिवाद हुआ, उसमें हमारे कवियों ने काव्य के अंतर्गत हमारे समाज में, हमारे धर्म में, हमारे पूरे वातावरण में जो परिवर्तन हुआ और परिवर्तन के साथ जो प्रगति की, उस प्रगति को लेते हुए काव्य की रचनाएं की। तो इसका जो स्वरूप जो किया, वह प्रगतिवाद कवियों का जो छायावत काल है, वो एक विकसित ऐसी काव्य धारा है जिसका संबंध युग जीवन से है। यानी कि युग उस समय का जो जीवन है, उस समय का जीवन जो जी रहे थे, उसको लेकर किया गया। ये ऐतिहासिक दृष्टि से अगर लिया जाए तो इसे 1935 से लेकर 36 के बीच का समय में इसको माना जाता है। और ये युग जीवन कोई अचानक से उत्पन्न नहीं हुआ, बल्कि उस समय की जो परिस्थितियाँ रही है, उन परिस्थितियों को देखते हुए इस प्रगतिवाद का जो चलन हुआ और इसका जन्म हुआ। और इसी कारण इसे स्पष्ट करने के लिए शिव कुमार मिश्र ने कहा कि प्रगतिवाद आधुनिक हिंदी कविता की उस गौरवशाली सामाजिक परंपरा का एक क्रमिक विकास है जो भारतेंदु से प्रारंभ होकर नए नए रूपों में अभिव्यक्त करता है। और प्रगतिवाद का आविर्भाव न होकर किसी अनहोनी सूचक, न होकर किसी आकस्मिकता नहीं होकर ऐतिहासिक संदर्भों की कटी हुई वो संवेदनाओं से शून्य क्लांत हिंदी साहित्य के गले बंध गई अथवा बांधी गई है। यानी कि यह कोई ज़बरदस्ती से लाया हुआ जो वाद है वह नहीं है, बल्कि कि परिस्थितियों को देखते हुए जो काव्य धारा लिखी गई, जो हमारा काव्य लिखा गया, उसकी पहचान है। युगीन विधियों को देखते हुए जितनी स्वाभाविक कोई बात हो सकती है, तो वो प्रगतिवाद का आविर्भाव उतना ही स्वाभाविक है। यह काल पुरुष का वह निर्णय है जिससे कि उस युग की जो तत्कालीन नक्शा है उसे हम देख सकते हैं। और इसके अर्थ और स्वरूप के रूप में अगर कहा जाए तो प्रगतिवाद आधुनिक हिंदी साहित्य की एक ऐसी विधा है जिसने आधुनिक हिंदी काव्य जगत को प्रभावित किया और साथ ही उस कथा साहित्य को भी अछूता नहीं छोड़ा। यानी कि उसको उस समय की जो परिस्थितियाँ हैं, परिस्थितियों को अपने काव्य के अंतर्गत लिया और काव्य के अंतर्गत लेते हुए, चाहे काव्यगत हो चाहे वो कथागत हो, उसे प्रस्तुत किया। वास्तव में प्रगतिवाद एक विश्वव्यापी साहित्यिक आंदोलन है जिसमें कि सभी भाषाओं और सभी देशों को प्रभावित किया, और प्रभावित करने के साथ साथ वह प्रगतिवाद मार्क्सवाद से भी बंध गया। मार्क्सवाद यानी कि पाश्चात्यकरण से भी जो प्रगतिवाद है उस पर असर रहा। इससे प्रगतिवाद की परिभाषा या व्याख्या राजनीति के क्षेत्र में जो मार्क्सवाद है, वही साहित्य के क्षेत्र में प्रगतिवाद है। यानी कि राजनीति के क्षेत्र में जो पाश्चात्यकरण करते हैं, पाश्चात्य का जो मार्क्सवाद लेके आते हैं, वही काव्य के अंतर्गत प्रगतिवाद है। काव्य में भी जो समय है, जो समय बता रहा है, उसके अंतर्गत जो काव्य करना प्रगतिवाद कहलाता है। तो इसके लिए डॉक्टर मूलचंद सेठिया ने कहा कि प्रगतिवाद के नाम से अभिहित की जाने वाली काव्य धारा का स्वरूप पूर्ववर्ती परंपरा से सुस्पष्ट भिन्न है। शोषित एवं मानवता के प्रति जो सहानुभूति की अभिव्यक्ति करता है, वह काव्य प्रगतिवाद कहलाता है। शासक व शोषक वर्ग के प्रति जो असंतोष, आक्रोश का विस्फोट करता है, वह काव्य को मानव जीवन के से मुक्त रखने का जो प्रबल आग्रह रखता है, संबल रखता है, परंतु सबसे पीछे केवल मानवता का तकाजा करता है। जबकि प्रगतिवाद कवि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की दृष्टि से जो समाज के विकास का लेखा जोखा है, जो भाव है, जो परिवर्तन है, उसे आगे लाता है, उसे निश्चित करता है, उसी पर काव्य की रचना करता है। अतः ये हम कह सकते हैं कि जो कि हमारे समाज में प्रगति है, चेतना का पक्ष है, प्रसार काव्य करने का प्रयत्न है, इसकी प्रगतिशील बहुआयामी है, वही एक प्रगतिवाद है। ये सामाजिक स्वतंत्रता से, हमारी रूढ़ियों से मुक्ति दिलाना, हमारे जीवन के यथार्थ का जो संघर्ष है उसे बताना, उसे चित्रांकन करना, यथार्थ के जीवन की जो सरिता है, कोमलता है, उसे हमारे जीवन में सुरक्षित रखना, मानव जीवन की गतिविधियों को, प्रगतियों को, जनसाधारण की जो वर्णमाला है उसे अपने काव्य में दर्शाना प्रगतिवाद कहलाता है।
और यही प्रकृतिवादी कवि का एक मकसद भी रहता है। तो हिंदी के जो प्रमुख प्रकृतिवादी कवि है, उन प्रकृतिवादी कवियों में पंत और निराला दोनों एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने की प्रगतिशील काव्य की रचना की। और उसके अतिरिक्त जो प्रगतिवाद के बारे में रचना की वह रामविलास शर्मा, शिवमंगल सिंह सुमन, अंचल, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, सील, रागे राघव, त्रिलोचन, ऐसे कई कवि हैं जिन्होंने की प्रगतिवाद पर काव्य की रचना की। अब प्रगतिवाद काव्य की रचना के पश्चात उन्होंने अपने काव्य में जो प्रवृत्ति ली और उन प्रवृत्तियों की क्या क्या विशेषताएं रही, वह इस प्रकार से रही कि जैसे पहले रूप में उन्होंने लिया वर्ग संघर्ष की भावना। जो वर्ग संघर्ष है, अलग अलग वर्ग के जो व्यक्ति है, अलग अलग वर्ग के जो लोग हैं, समाज के जो लोग हैं, उनके जो संघर्ष है, उनकी जो भावना है, उनको लिया। जैसे वर्ग भेद के बहुत ही, क्योंकि वर्ग भेद है हमारे यहाँ पर आज से नहीं बल्कि बहुत पुराने समय से चल रहा है और हमेशा इन वर्गों को अलग अलग भागों में बांटा गया है। उसी प्रकार इस समय भी जो सामंतवाद के पश्चात पूंजीवाद और उसके पश्चात साम्यवाद का आरंभ हुआ और इसी से जो पूंजीवाद का जो दौर गुजर गया और उसके बाद में मालिक और मजदूर के बीच में जो संघर्ष चला और संघर्ष के पश्चात उनकी जो भावनाएं रही, उन्होंने अपने काव्य में लिया। इस वर्ग संघर्ष के बीच एक वर्ग और जो कि सबसे ज़्यादा पिस रहा था वो था त्रिशंकु से कुछ कम नहीं, वह था मध्यम वर्ग। क्योंकि आज की परिस्थिति भी अगर देखी जाए तो जो उच्च वर्ग है और जो निम्न वर्ग है, उन दोनों के बीच का जो मध्यम वर्ग है वो हमेशा हर एक परिस्थिति में वह कमज़ोर दिखाई देता है और हर एक परिस्थिति में वह पिसता भी है। तो प्रगतिवाद के अंतर्गत भी इस वर्ग को ज़्यादा उसकी भावनाओं को, उसकी मजबूरियों को, उसके कार्यों को, उसके संबंधों को दर्शाया गया। किंतु जो वर्तमान स्थिति है उसमें निम्न वर्ग की ओर खींचा, इसलिए इस परिस्थिति में जो क्रांति भी दिखाई दी तो वो नहीं के बराबर दिखाई दी। अर्थात अखातों के थपेड़े उससे बनाते बिगड़ते प्रगतिवाद जागृति चेतना कवियों ने पूंजीवाद के वर्ग स्वार्थ का विरोध किया और पूंजीपति वर्ग की सत्ता का जो सर्वस्व समाप्तन किया। ऐसे में एक ऐसे समाज का निर्माण किया और करते हुए उन्होंने पंत जी ने भी अपनी पंक्तियों में कहा कि रूढ़ी रीति जहाँ न हो आधारित, श्रेणी वर्ग में मानव नहीं विभाजित, धन बल से जहाँ न हो जन श्रम शोषण, पूरित बहु जीवन के लिखित प्रयोजन। यानी कि जहाँ पर रूढ़ी रीतियाँ जहाँ पर आधारित नहीं हो, जहाँ पर जो जीवन है रूढ़िवादियों से नहीं, अपनी रीतियों से नहीं आधारित हो, बल्कि वर्ग के आधार पर, इस आधार पर हो इस वर्ग को ये कार्य करना है और इस वर्ग को इस तरीके से कार्य करना हो, जो श्रम भी विभाजित किस तरह से हो, वर्ग के अनुसार हो। वहाँ धन बल से नहीं ना बल्कि जन श्रम से शोषण किया जाता है। वहाँ धन से नहीं, बल से नहीं, बल्कि शोषण किससे किया जाता है? श्रम से कौशल किया जाता है कि जो श्रम है इस जाति का, इस वर्ग का जो व्यक्ति है वो इसी प्रकार का कार्य करेगा, तो उसका जो शोषण है तो शोषण भी उसी तरीके से किया जाता है। तो इस तरीके से पूरा जीवन का जो प्रयोजन है वो एक भव्य जीवन के रूप में लिख दिया जाता है। तो इस तरीके से जो निम्न वर्ग है उस वर्ग को इस समय सबसे ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उस दूसरे बिंदु के रूप में उन्होंने लिया प्रगति का स्वरूप। ये प्रगति के स्वरूप को उन्होंने प्रगतिवाद के रूप में किस तरह से देखा, तो प्रगतिवादी काव्य ने प्रकृति की वह कोमल स्वरूपता को छायावाद में जो लिया गया, उसी को राजनीतिक एवं सामाजिक संघर्षों के प्रभाव के कारण जो वातावरण में कठोरता आई, क्योंकि वो काल्पनिक था और ये वास्तविकता थी, तो वास्तविकता के कारण उसमें जो परिवर्तन आया, जो कठोरता आई, उसे दिखाया गया और उसी के कारण जो कोमल छवियों का चित्रण था वह एक कवि प्रकृति की कवियों के कतिपय कवियों ने लिखी और उसमें जो प्रकृति की जो प्रांजल रूप है, उसका जो वास्तविक जो रूप है, उसे छायावादी काव्य में न लेकर प्रगतिवाद में लिया गया। उसी में नागार्जुन ने, केदारनाथ अग्रवाल ने, शिवमंगल सिंह ने ऐसे प्रगतिवादी कवि थे जिन्होंने प्रकृति की कविताएं लिखी, लेकिन उसमें रस महत्ता नहीं थी, बल्कि अपेक्षित एक रसिक कवि की जा सकती है। मतलब उसमें प्रकृति की जो प्राकृतिक थी, कल्पना थी, उसे नहीं लेकर एक रसिकता के रूप में उसे लिया गया। नागार्जुन की सतरंगे पंखे, बसंत की अगवाही, नीम की दो टहनियाँ आदि ऐसी कई कविता हैं जिनमें उन्होंने ये बताया है। जैसे कि नागार्जुन की है कि दूर कहीं अमराई में कोयल वाली, परत लगी चढ़नी झिगुर की सहनाई पर, कि दूर कहीं पर
अमराई पर किसी बैल पर जो कोयल बोल रही है वो परत चढ़, ऐसा लग रही है कि जिगुर की सहनाई पर, जैसे कि परत चढ़ रही है जिगुर की, मतलब जो व्यक्ति है, व्यक्ति पर उसके वर्ग के अनुसार उसे जो भी दिक्कत आ रही है, जो भी समस्याएं आ रही है, उसकी दर बदर परत चढ़ती जा रही है। यानी कि जो निम्न है वो और निम्न होता जा रहा है, जो उच्च है वो और उच्च रहता जा रहा है, वो परिस्थितियों की परत उन पर चढ़ती जा रही है। उसके अतिरिक्त उन्होंने तीसरे बिंदु के रूप में उसे लिया प्रेम के रूप में। प्रकृतिवाद कविता के प्रेम व्यक्तिगत होते हुए भी जीवन और जगत से संबंध रखते थे। जीवन और जगत से, जो व्यक्ति का जीवन है और जो संसार में चल रहा है उसको भी उन्होंने देखा। कहने का तात्पर्य उनका यह रहा कि प्रकृतिवाद कविता का प्रमुख विषय नहीं, बल्कि प्रणय की अनुभूति, वेदना और निराशा के चित्र को अपवाद के स्वरूप में बताना, अपवाद के स्वरूप में उसे लिखना। प्रकृतिवाद का प्रेमी हाथ में पतवार लेकर ही अगम सागर पार कर सकता है। प्रेयसी और प्रेममयी वाणी में सांसारिक जीवन की ओर बढ़ने की प्रेरणा देता है। यानी कि जो प्रेम के साथ ही व्यक्ति, उन्होंने अपनी कविताओं में ये बताया कि व्यक्ति किसी भी समस्या का समाधान प्रेम से कर सकता है और इस प्रेम रूपी नाव में बैठकर ही वो अपने इस संसार रूपी जीवन को, इस संसार रूपी सागर को पार कर सकता है। तो उसमें भी कई कवियों ने अपने काव्य की रचना की। उसमें जो सुमन है, उन्होंने कहा कि सांसों पे अवलिप्त काया जब चलते चलते चूर हुई, दोसने शब्द मिल गए मिली नव स्फूर्ति थकावट दूर हुई। यानी कि जब सांसें अब लेने में अवलिप्त थी, यानी कि जीवन को चलाने में जब दुर्बलता आ रही थी और हम जीवन जीते जीते चल गए और जहाँ पर हमें प्रेम के दो शब्द मिल गए, यानी कि जो इस समय का जो समय चल रहा है, हमारा जो कोरोना काल भी चल रहा है, उस कोरोना काल के अंतर्गत जो बता है, अगर कोई व्यक्ति किसी तकलीफ में है और उसे कहा जाएगा तू चिंता मत कर, हम तुम्हारे साथ है, तो उसे एक हौसला मिलता है। वो प्रेम के जो दो शब्द मिलते हैं उससे उसके जीवन में एक नई प्रगति आती है। तो उसी प्रकार उसमें एक उत्साह उत्पन्न होता है। तो उसी उत्साह को प्रेम के रूप में लेते हुए उन्होंने अपने काव्य की रचना की। अगले बिंदु के रूप में उन्होंने नारी पर जो रचनाएं लिखी, वो हिंदी साहित्य में नारी की जो विचित्र स्थितियाँ थीं, उन स्थितियों को, जैसे उसको जो भोग के रूप में मानना, आराध्य के रूप में मानना, सहकर्मी के रूप में मानना, इन सभी रूपों को देखते हुए अपने काव्य की रचना की। उनका हमेशा ये प्रयास रहा कि नारी की जो स्वतंत्रता है, उसका जो व्यक्तित्व है, वह किससे द्वारा शोषित किया जा रहा है और किस तरीके से शोषित किया जा रहा है और वह किस प्रकार से उसको शोषिता से बचा सके, उसके लिए उन्होंने काव्य की रचना की। कुछ साम्यवादी कवि ने यह भी प्रयत्न किया कि नारी की जो स्थिति पुरुष के बराबर रहे और यहाँ तक कि वह उस अपने विचारों में भी उन्होंने यही बात कही कि जहाँ तक हो सके नारी के शोषण को रोका जाए और उसे बराबरी का दर्जा दिया जाए। और उस रूप में पंत जी ने अपने काव्य में कहा कि आज मनुज जग से मिट जाए कुत्सिंग लिंग विभाजित, नारी नर की निखिलता शुद्रता आदि मानव पर स्थित। अगर आज भी मनुष्य मिट जाए, उसकी कुलित्सा मिट जाए, अगर हमारे यहाँ पर ये पुरुष है, ये स्त्री है, इसका भाव मिट जाए, क्योंकि नारी नर की निखिल शुद्रता, कि नारी ही है जो नर को जन्म देती है, आदिम मानव परिस्थिति। नहीं तो मनुष्य क्या रहता, एक आदिम मनुष्य की तरह ही रह जाता है। नारी ऐसी है जो एक मनुष्य के जीवन को संवारती है। तो इस प्रकार उन्होंने नारी को भी आगे बढ़ाने के लिए, नारी को भी समाज में विशेष रूप देने के लिए अपने काव्य में रचनाएं की। तो इस तरीके से उन्होंने कई प्रकार से अपने काव्य में नारी के रूप में बताकर प्रकृतिवाद की रचनाएं की। अगले बिंदु में उन्होंने राष्ट्रीय भावनाओं को लिया। प्रकृतिवाद काव्य में राष्ट्रीय भावना का भी एक स्वरूप मिलता है, जो कि शांति, प्रसार और समाज सुधार की भावनाओं को व्यक्त करता है। राष्ट्रीयता प्रकृतिवाद काव्य की बड़ी उपलब्धि के रूप में भी माना गया है, जो देशवासियों की आशाएं, आकांक्षाएं, सुख दुख, जीवन की विविध स्थितियों को दर्शाता है और अपने काव्य में प्रस्तुत करता है। तो इस तरीके से केदारनाथ ने भी अपनी पंक्तियों के द्वारा यह कहा कि ये धरती उस किसान की जो मिट्टी का पूर्ण पारखी, जो मिट्टी के संग साथ है। मतलब ये जो हमारा जो किसान है, हमारा जो किसान व्यक्ति है, वो धरती का क्या है, सारथी है, जो कि मिट्टी को पूर्ण रूप से
मानता है, पूर्ण रूप से परखता है, पूर्ण रूप से जानता है कि किस मिट्टी में किस प्रकार की उपजाऊता होती है और किस मिट्टी में हम किस प्रकार के उपज को लगा सकते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने राष्ट्रीय भावना को भी बताया कि हम किस प्रकार से हमारी भावनाओं के द्वारा, हमारे राष्ट्रीय प्रेम के द्वारा हमारे राष्ट्र को आगे बढ़ा सकते हैं, प्रगति की ओर ले जा सकते हैं। तो अगले बिंदु में उन्होंने कहा कि धर्म और ईश्वर को किस तरीके से हम प्रकृति के रूप में ले सकते हैं। तो प्रकृति के में धर्म और ईश्वर का भी खुलकर विरोध किया। उन्होंने मार्क्सवाद के रूप में कहा कि धर्म और ईश्वर दोनों पर विश्वास नहीं करते हैं। प्रकृतिवाद तरीके से अगर देखा जाए तो ये मान्यता रही कि धर्म ईश्वर की दुराई देकर भोली जनता को भ्रमित किया जाता है। क्यों? कि ईश्वर ये नहीं चाहता है कि मेरे दर्शन पहले उच्च वर्ग केयर करे, उसके बाद में निम्न वर्ग करे। नहीं, ईश्वर कभी नहीं चाहता है कि मैं बड़े लोगों के साथ हूँ और छोटे लोगों के साथ नहीं हूँ। धर्म कभी नहीं कहता है कि इस वर्ग का ज़्यादा उद्धार करो, उस वर्ग का कम उद्धार करो। धर्म के नाम पर, ईश्वर के नाम पर जो ये कल्पनाएं की जाती है, जो ये संकल्प लिए जाते हैं, उसका भी उन्होंने विरोध किया। तो इसलिए उन्होंने केदारनाथ के चित्रकूट के बोडम यात्री के रूप में, रामविलास शर्मा ने मूर्तियाँ, तो पंत जी ने ग्राम देवता के रूप में जो कविताएं लिखी, उसमें उदाहरण के द्वारा ये बताया गया और ये कहा गया। और पंत जी ने कहा कि कितना खून पिया है जाति नहीं खुमारी, सुर्ख और लंबी है भैया जीभ तुम्हारी। कितना खून पिया जाति नहीं खुमारी, इतना खून पीने के बाद भी क्या तुम्हारी खुमारी, क्या तुम्हारी ताकत, क्या तुम्हारे आत्मा कोई मरती नहीं है क्या? सुर्ख और लंबी है तुम्हारी जबान, मतलब तुम्हारी जबान कितनी सूखी है, कितनी लंबी है कि तुमने गरीब वर्ग को जितना भी चूसना चाह, जितना भी उसका खून पीना चाह, पीने के बाद भी क्या तुम थके नहीं। तो इस तरीके से उन्होंने धर्म और ईश्वर में विश्वास रखते हुए वे मनुष्य को ईश्वर का एक स्वरूप के रूप में भी उन्होंने बताया। तो इस प्रकार उन्होंने अपने प्रकृति की विशेषताएं लेते हुए प्रवृत्तियों को बताया और उसके साथ साथ उन्होंने उसमें एक शिल्पगत जो विशेषता है उसको भी स्थान दिया। तो शिल्पगत विशेषता के रूप में कवियों ने भाषा को, बिंब को, अलंकार को, जन प्रचलित भाषाओं को भी जगह दी। यहाँ तक कि रामदरस मिश्र के अनुसार कला का शिल्प व्यक्त विषय के अनुसार होता है। प्रकृतिवाद कविता सामाजिक जीवन और वास्तविक जीवन को साथ लेकर चली, इसीलिए उन्होंने जो जनता का जो जीवन है, जनता के जीवन जीने का जो लक्ष्य है, उसे अपनी काव्य में जगह दी और काव्य में जगह देकर यह बताया कि इस समय के लोगों का जो जीवन है वह किस तरह से चल रहा है, किस तरह से शोषित किया जा रहा है, किस तरह से उसमें नई प्रेरणा लाई जा सकती है, किस तरह से उसमें नया चेतना लाकर उसमें प्रगति की जा सकती है। उन्होंने उसमें प्रतीक के रूप में, बिंब के रूप में, शब्दों के रूप में, मुहावरों के रूप में, चित्रों के रूप में, जन जीवन के बीच में जो जन धरातल पर उभर पड़ती है, ऐसी प्रकृतिवाद आरंभ की भाषा शैली को भी सुस्पष्ट तरीके से व्याख्यान किया और यहाँ तक कि शैली सांकेतिक, चित्रात्मक, उपदेशात्मक, कलात्मक, सौंदर्य निखारने के रूप में काव्य की रचना करके और प्रकृतिवाद की रचना की। तो इस तरीके से प्रकृतिवाद में चाहे वह ईश्वर के लिए हो, चाहे वह धर्म के लिए हो, चाहे वह समाज के लिए हो, चाहे व्यक्ति विशेष के लिए हो, सभी को रूप में देखते हुए किस तरीके से व्यक्ति आगे बढ़ सकता है, किस तरह से हमारा समाज, किस तरह से हमारा धर्म, किस तरह से राजनीति में नई प्रगति आ सकती है, इसको स्पष्ट रूप से अपने काव्य में जगह दी और काव्य की रचना की।